यहाँ के जो है ना मैक्सिमम अगर औरतों को देखा जाए तो वो मेकअप बिल्कुल भी नहीं करते, मेकअप नहीं करते। हमारे कैलाश इलाके बहुत सुकून की जगह है और टूरिज्म के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो कम आया करे। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के ऊंचे ऊंचे हिंदू कुश पहाड़ों के बीच आज भी एक ऐसी जनजाति मौजूद है जिसे वहां के कट्टरपंथी मुस्लिम ऋग्वैदिक काफिर कहकर बुलाते हैं। इनका रहन सहन, त्योहार, देवी देवताओं की पूजा और संस्कृति सब कुछ हिंदू धर्म की प्राचीन जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये हैं कलाश जनजाति, जिन्हें अक्सर पाकिस्तान के अंतिम हिंदू भी कहा जाता है। दुनिया जहां तेजी से बदल रही है, वहीं ये छोटी सी जनजाति आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं को जी रही है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये लोग हैं कौन, कहां से आए थे और आखिर क्यों इन्हें ऋग्वैदिक काफिर कहा जाता है? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के उन्हीं बर्फीले पहाड़ों के बीच, जहां ये कलाश जनजाति आज भी इतिहास को जिंदा रखे हुए है। यह रहस्यमयी जनजाति जो दशकों नहीं बल्कि सदियों से हिंदू कुश पर्वतों के बीच बसी हुई है। माना जाता है कि कलाश जनजाति की परंपराएं और जीवन शैली भारत के प्राचीन हिंदू धर्म की मान्यताओं से मिलती जुलती हैं। उनके त्योहार, देवी देवताओं में आस्था, पहनावा और समाज की संरचना सब कुछ वैदिक परंपराओं से प्रेरित लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इनकी शुरुआत कब और कैसे हुई? कलश लोगों के बारे में एक प्रमुख मान्यता यह भी है कि वे सिकंदर महान के वंशज हो सकते हैं। उनके गोरे रंग और हल्की आंखों के कारण यह दावा किया जाता है। कलश समुदाय अपने पूर्वज के रूप में शालक शाह को मानता है, जिसे इतिहास में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से जोड़ा जाता है, जो बैक्ट्रिया का गवर्नर था। माना जाता है कि यही व्यक्ति कलश लोगों को इस क्षेत्र में बसाने के पीछे जिम्मेदार हो सकता है। एक और मान्यता यह भी है कि सिकंदर की सेना के कुछ सैनिक पीछे छूट गए थे, जो यहीं ठहर गए और धीरे धीरे कलश जनजाति का रूप ले लिया। ये जनजाति पाकिस्तान के सबसे कम संख्या में बचे अल्पसंख्यकों में से एक मानी जाती है। ये लोग ऐसी घाटियों में रहते हैं जो चारों तरफ से हिंदू कुश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई हैं। शायद यही कारण है कि ये समुदाय आज भी बाहरी दुनिया से काफी हद तक कटा हुआ है। साल 2018 में जब पाकिस्तान में जनगणना हुई, तब कलाश समुदाय को पहली बार एक अलग जनजातीय पहचान दी गई। उस रिपोर्ट के अनुसार आज इस समुदाय की कुल आबादी लगभग 3800 के आसपास है। ये लोग अपनी सादगी और परंपरागत जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। इनका बसेरा आमतौर पर मिट्टी, लकड़ी और कीचड़ से बनाए गए छोटे छोटे और घने घरों में होता है, जो पहाड़ों की गोद में बसे होते हैं। यहाँ की एक और दिलचस्प परंपरा है, त्योहारों के दौरान मर्द और महिलाएं एक साथ बैठकर शराब पीते हैं, बिना किसी भेदभाव या संकोच के। इन उत्सवों में पारंपरिक बांसुरी, ढोल और ड्रम की आवाजें गूंजती हैं और लोग थिरकते हुए लोक नृत्य करते हैं। यह नजारा किसी आदिवासी मेले से कम नहीं होता, जिसमें हर उम्र के लोग पूरे जोश और उमंग के साथ भाग लेते हैं। कलाश जनजाति के लोग मौत को कभी शोक या दुख की घटना के रूप में नहीं देखते। उनके लिए मृत्यु एक नए सफर की शुरुआत है, इसलिए वे इसे खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो कलाश समुदाय के लोग शोक नहीं मनाते, बल्कि इस मौके को एक त्योहार की तरह बड़े हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाते हैं। वे मिलकर नाचते गाते हैं, पारंपरिक संगीत बजाते हैं और शराब का आनंद लेते हैं। उनका मानना है कि जो कोई भी इस दुनिया में आता है वह ऊपर वाले की मर्जी से आता है, और जब उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है तो वही ऊपर वाला उसे वापस बुला लेता है। इसलिए मृत्यु पर रोना धोना या शोक मनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह उनके लिए जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जिसे वे खुले दिल से स्वीकार करते हैं और उत्सव की तरह मनाते हैं। कलाश जनजाति की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की महिलाएं केवल घर संभालने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि घर चलाने की असली जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होती है। जहाँ बाकी दुनिया में महिलाएं अक्सर घर के भीतर के कामों तक सीमित मानी जाती हैं, वहीं कलाश समुदाय की महिलाएं घर की आर्थिक जिम्मेदारियों में सबसे आगे होती हैं। इन महिलाओं का मुख्य काम पशुपालन होता है। खासकर भेड़ बकरियों को पहाड़ी इलाकों में चराने का काम वे खुद करती हैं। इसके साथ साथ ये महिलाएं घर पर ही बैठकर सुंदर सुंदर हाथ से बने पर्स, रंगीन मालाएं और पारंपरिक सजावटी वस्तुएं तैयार करती हैं।
उनके बनाए हुए ये हस्तशिल्प के सामान बाद में समुदाय के पुरुष स्थानीय बाजारों में जाकर बेचते हैं। इस तरह यहाँ की महिलाएं परिवार की आर्थिक रीढ़ होती हैं। सिर्फ मेहनत में ही नहीं बल्कि सजने संवरने में भी ये महिलाएं काफी आगे होती हैं। वे श्रृंगार को एक सांस्कृतिक परंपरा मानती हैं। खासकर उनके सिर पर पहनी जाने वाली पारंपरिक काली टोपी, जिसे मनोहर कढ़ाई और रंगीन मोतियों से सजाया जाता है, उनकी पहचान बन चुकी है। कलाश जनजाति की एक खास बात जो बाकी पाकिस्तान से इसे अलग बनाती है, वो है यहाँ की महिलाओं को मिलने वाली सामाजिक स्वतंत्रता। जहाँ पाकिस्तान के अधिकतर हिस्सों में महिलाओं की आजादी सीमित होती है, वहीं कलाश समाज में लड़कियों को जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। यहाँ साल भर में 3 बड़े पारंपरिक त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है चेमोस है। और ये सिर्फ धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं होते, बल्कि युवा लड़के लड़कियों के मिलने जुलने और अपने लिए जीवन साथी चुनने का अवसर भी बनते हैं। इन त्योहारों के दौरान अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है तो वो खुले तौर पर अपने मन की बात कह सकती है। अगर दोनों की सहमति होती है तो वो एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बार ऐसा होता है कि लड़की किसी लड़के के साथ त्योहार के समय चली जाती है और कुछ दिन या हफ्ते बाद जब वह लौटती है तो पूरा समुदाय यह मान लेता है कि अब वह उसी लड़के से शादी करेगी। यह एक तरह से सम्मति विवाह का रूप होता है, जहां कोई दबाव या सामाजिक बंधन नहीं होता। सबसे खास बात यह है कि अगर किसी शादीशुदा महिला को कोई दूसरा पुरुष पसंद आ जाए और वह उससे रहना चाहे तो यहाँ के सामाजिक नियम उसे रोके नहीं जाते। ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति, खासकर महिला, को अपना जीवन साथी खुद चुनने का हक है। हालांकि कलाश जनजाति में महिलाओं को कई मामलों में आजादी दी जाती है, फिर भी कुछ पारंपरिक मान्यताएं आज भी उनकी जिंदगी को प्रभावित करती हैं। खासकर मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ता है। इस समय उन्हें अपने ही घर में रुकने की अनुमति नहीं दी जाती। इसकी जगह परंपरा के अनुसार उन्हें एक अलग बनाए गए कम्युनिटी होम या सामुदायिक आश्रय में रहना होता है। ये कम्युनिटी होम्स आमतौर पर अच्छी सुविधाओं से लैस होते हैं, जिनमें रहना महिलाओं के लिए थोड़ा आरामदायक हो जाता है। वहां उन्हें अलग अलग जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि वो इस समय को आराम से गुजार सकें। 5 दिनों के बाद महिलाएं पूरी तरह स्नान करके और पूजा पाठ करके घर लौटती हैं। माना जाता है कि अगर कोई महिला पीरियड्स के दौरान घर में रहती है या अपने परिवार के किसी सदस्य को छू लेती है तो देवी देवता नाराज हो सकते हैं। उनके नाराज होने से प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि बाढ़ या अकाल आ सकती हैं। ऐसा इस जनजाति की धार्मिक मान्यता में बताया गया है। यह दिखाता है कि भले ही महिलाएं यहाँ आजाद सोच के साथ जीती हैं, लेकिन कुछ परंपराएं अब भी उनके जीवन में गहराई से जुड़ी हुई हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आप भी इन अनसुने किस्सों में रुचि रखते हैं। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले कंटेंट को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके एक क्लिक से हमारी आवाज और भी दूर तक जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सनातन, जय संस्कृति।